हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे अपनी एक और नई वीडियो की। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो सोल के स्टूडेंट्स हैं और वो बीए प्रोग्राम कोर्स के हैं। उन सभी के पास में सेकेंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी का एग्जाम 28 अगस्त को है। या फिर फॉर फर्दर जो भी अपनी नॉलेज के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम डिस्कस करेंगे नई आर्थिक नीति को। इसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है हमने, और आप सभी को ध्यान रखना है कि अलग अलग तरह के जहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे उसको उसी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि कल ही आप सभी का एग्जाम है। तो एक ही वीडियो में हमने कई कई क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रखा है। जब तक हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअसली आपको बिना रुके पढ़ा सकते हैं, जब तक हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं भारत में 1991 की, या फिर आपसे पूछेगा 1990 के दशक में भारत ने कौन सी नई आर्थिक नीति अपनाई, उसके बारे में बताइए, या उसकी सकारात्मक प्रभाव बताइए। या भारत ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति जो अपनाई उसका क्या लाभ मिला। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, या कौन कौन से बदलाव किए गए। ध्यान रखना है, भारत ने सबसे पहली पंचवर्षीय योजना इस टाइम अपनाई, और इससे लेकर इस टाइम तक 9 पंचवर्षीय योजनाएं अपना ली। इन 9 पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत देखेंगे हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था थी उसको ज्यादा लाभ नहीं मिला, और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ ना मिलने की वजह से हमें 1991 में क्या करना पड़ता है, एक नई आर्थिक नीति अपनानी पड़ती है। हमें एलपीजी मॉडल को अडॉप्ट करना पड़ता है। इसके अलावा भारत जब आजाद हुआ था तो भारत ने क्या किया था, जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, क्योंकि उस समय जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय शीत युद्ध चरम पे था। और शीत युद्ध चरम पे होने की वजह से क्या है कि एक तो यूएसए और एक यूएसएसआर, दोनों के दोनों जो थे उस समय अपनी चरम ऊंचाइयों पर थे। यूएसए भी और यूएसएसआर भी, दोनों अर्थव्यवस्था हमारे लिए अच्छी थी। हम किस तरफ झुके किस तरफ ना झुके, कौन सा हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट है, ये हमारे लिए थोड़ा कहना मुश्किल था। इसीलिए हमने दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मिलाकर अपनाया। अगली बात है, हमने देखा कि हमारे देश में ज्यादातर जो नेता थे वो समाजवाद को प्रेफर करते थे, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी थी और उस गरीबी को मिटाने के लिए समाजवाद बहुत ज्यादा उपयुक्त माना गया था। इसके अलावा आजादी के बाद में अगर हम देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों को ज्यादातर मान्यता दी। सार्वजनिक क्षेत्रों को मान्यता देने का मतलब ये है कि ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी, इंपॉर्टेंट उद्योग थे, वो सरकार के कंट्रोल में रखा। इसके बाद 1980 के दशक में हम देखते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी खराब होने लगी। धीरे धीरे पहले जापान ने, फिर हांगकांग ने, फिर दक्षिण कोरिया ने, ऐसे देशों ने औद्योगिक प्रतियोगिता के जरिए भारत को पछाड़ दिया और वो भारत से कई ज्यादा आगे निकल गए। भारत से आगे निकलने की वजह से हम देखते हैं भारत के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था कि भारत भी अब अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करे, तेजी से विकास करे, उठाए। और इसके लिए भारत ने आगे चल के क्या किया, एक नई अर्थव्यवस्था को अपनाया। और इस नई अर्थव्यवस्था को के जो स्वरूप था, इस नई अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही हम क्या बोलते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। इस नई अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही हम नाम देते हैं नई आर्थिक नीति। इसमें हमने डब्ल्यूटीओ के जो भी संधियां थी उन पे हस्ताक्षर कर दिए थे, पहली बात। और दूसरी, इसी समय हमने एलपीजी मॉडल अपनाया था। अब आप बोलोगे एलपीजी मॉडल क्या होता है। एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। आप इसको ये नहीं समझेंगे कहीं लिक्विड पेट्रोलियम गैस आप समझ लो, ऐसा नहीं है। एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में कहे तो उदारवाद, निजीकरण, निजीवाद, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हो वैश्वीकरण, या फिर भूमंडलीकरण, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। तो भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। और जब भारत की जो एलपीजी मॉडल ने भारत ने अपनाया था तो उस समय नरसिम्हा राव जी जो है, नरसिम्हा राव जी वो कौन थे, उस समय के हमारे पीएम थे। और फाइनेंस मिनिस्टर, आप सभी को ध्यान रखना है, ये उस समय हमारे पीएम थे, पीएम नरसिम्हा राव। और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर एफ एम, एफ एम, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसके अलावा भारत ने अपनी औद्योगिक अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए जब सुधार किए तो उसमें कई सारी बातें थी। इसमें सबसे पहले सुधार की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले सुधार थे कि नए उद्योगों की स्थापना की जाए। और नए उद्योगों की स्थापना जो होगी वो पूरी तरीके से कैसे होगी, उन नए उद्योगों की स्थापना 100% निजीकरण भी हो सकता है। यानी हमने विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए हमने क्या किया, अपने देश के अंदर हमने अपने देश के अंदर विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए हमने क्या किया कि भाई जो है, जो उद्योग है उसको निजीकरण करने की बात कर दी। इसके अलावा नए उद्योग लगाने के लिए पहले लाइसेंस प्रथा की जरूरत पड़ती थी, अब किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा सुरक्षा, सामरिक या फिर पर्यावरण को जो
नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर जो मादक पदार्थ है, मादक मतलब नशीली पदार्थ, सिर्फ उनके लिए ही हमें लाइसेंस की जरूरत है और वर्तमान समय में और किसी चीज़ों की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उद्योगों के लिए लाइसेंस आवश्यक किया गया है, जैसे सिगरेट, तंबाकू, ये सब मादक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्रों में भारत के लिए आरक्षित उद्योगों के दरवाजे निजी दरवाजों के लिए खोल दिए गए, यानी एफडीआई बढ़े, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, इसके लिए जो निजी द्वार है वो क्या कर दिए गए, खोल दिए गए। दूसरे शब्दों में संरचनात्मक नीति अपनाई गई और सभी देश अपना आर्थिक विकास ज्यादा से ज्यादा करें और भारत को उसका लाभ मिले, भारत के अंदर दूसरे देशों की जो इंडस्ट्रीज है वो आए, इसके लिए हमने सार्वजनिक क्षेत्रों को भी निजी क्षेत्रों में आरक्षित करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। इसके अलावा जो विदेशी पूंजी निवेश थी उन सभी को क्या कर दिया गया, उसकी सीमा को बढ़ा दिया गया। पहले ये था कि कुछ कंपनियां जो है 50% तक ही निवेश कर सकती थी, 49% ही कर सकती थी, लेकिन उसको 100% कर दिया कि अब कोई कंपनी पूरी तरीके से प्राइवेट होना चाहे तो यहाँ पर प्राइवेट होकर भी अपना काम कर सकती है। इसके अलावा यह भी महसूस किया गया उस समय कि पूंजी निवेशकों को भारतीय उद्योग में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए जो है गति जो है वो उसी हिसाब से उनकी रहे जिस हिसाब से वो चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, आयातित माल पर जो पहले टैक्स था, जो भी हम बाहर से मंगाते थे उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे, जिसकी वजह से वस्तु क्या होती थी, महंगी हो जाती थी और देश में बिकती नहीं थी। और वस्तु महंगी हो जाने की वजह से भाई कंपनियां जो है, जब सामान नहीं बिकता था, फायदा नहीं होता था, देश में कंपनियां आती भी नहीं थी। अब भाई देश में कंपनियां सिर्फ इसलिए आ रही थी क्योंकि यहाँ पर जो है जो जो भी टैक्स की दर थी उसको घटा दी गया, और टैक्स की दर घटाने की वजह से भारत के अंदर जो है बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो आने शुरू हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम इसके अंदर, तो नेक्स्ट पॉइंट में एकाधिकार की जो पद्धति है इसको भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। व्यापार के एकाधिकार की जो पद्धति है, पहले व्यापार के एकाधिकार की जो पद्धति थी वह कुछ एक लोगों के पास ही थी। वह किसके पास थी, कुछ एक लोगों के पास ही थी, आप सभी को याद रखना है। और इसके अंतर्गत इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी वही लोग उद्योग खोल सकते थे जो क्या कर सकते थे, जिनके पास में काफी पैसा था। अब आर्थिक उदारीकरण के क्या लाभ मिले, अगर आपको वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम पढ़े तो आप सभी को ये पॉइंट्स बिल्कुल लिखने में आसानी होगी। तो आर्थिक उदारीकरण की नीति, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के कारण कई सारे फायदे मिले। इसका अर्थ हम देखें तो विभिन्न देशों को अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, सेवाएं, टेक्नोलॉजी मिली है और एक देश से दूसरे देशों में बाजार में अब अपनी वस्तुओं को, अपनी पूंजी को, इन सभी चीजों को वो क्या कर पा रहे हैं, बेरोक टोक बेच पा रहे हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और भारतीय जितनी भी विदेशी कंपनी है वो बेरोक टोक विश्व में अपना सामान क्या कर पा रही है, बेच पा रही है। राज्य जो है वो क्या कर पा रहे हैं, अपने जो जितने भी पूंजी निवेश है उसको अधिक से अधिक मात्रा में कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भारत में जो पूंजीपति है वो क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, जितना मर्जी निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा विदेशों में निवेश भी कर सकते हैं, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कई विदेशी परिणाम भी निकले, दूरगामी परिणाम भी निकले। जैसे बहुत सारी कंपनी हमारे देश में आई है तो हमारे देश में जो एफडीआई है उसमें वृद्धि हुई है, वस्तु की कार्य कुशलता में वृद्धि हुई है, वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हुई है, नई नई फैक्ट्री आई है, नई नई इंडस्ट्री आई है, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उनसे उत्पादन ज्यादा होता है। आर्थिक बाजारों में नए नए वस्तुओं जो है वो मार्केट में आए तो नए नए रोजगार के साधन भी खुलने लगे। और नई आर्थिक तकनीक के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये क्या है, काफी ज्यादा क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले की तुलना में क्या हो चुका है, काफी बढ़ चुका है, आप सभी को याद है। इसके अलावा प्रतिकूल परिणाम, कुछ अच्छे परिणाम भी है तो कुछ बुरे परिणाम भी। इसमें आपको कुल मिला के वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम बताने। आप लोग अगर वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम अच्छे से पढ़ रखे तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ये बिल्कुल आप अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी ये सेम वीडियो मैंने आप लोगों के लिए, इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए भी बना रखी है, तो आप लिंक देख के आगे की वीडियो वहां से भी इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या इसके दुष्परिणाम हुए। दुष्परिणाम का मतलब है इसके बेकार परिणाम हुए। प्रतिकूल प्रभाव, एक अनुकूल होता है, एक प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल मतलब बेकार प्रभाव। तो आर्थिक असमानता बढ़ी, जिन लोगों ने इन इंडस्ट्रीज को अपनाया उन देशों की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी हो गई, वो बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई आने वाले टाइम पे और उनको बहुत लाभ मिला। परंतु हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिन्होंने इसको नहीं अपनाया तो उसे इतना ज्यादा आर्थिक लाभ नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट है आर्थिक संगठनों का बढ़ता हुआ दबाव। बहुत सारे आर्थिक संगठन है जिनका क्या है, दबाव जो है वो क्या हो गया है, आप सभी को ध्यान रखना है। बहुत सारे आर्थिक संगठन ऐसे हैं जिनका दबाव जो है देशों की अर्थव्यवस्था पर बढ़ता जा रहा है, जैसे विश्व बैंक, WTO, WHO, ये सब संगठन ऐसे हैं, या IMF की बात करें, ये ऐसे संस्थाएं हैं जिनका दबाव देशों पे बढ़ता जा रहा है
और ये देशों पर अपनी मनमानी नीतियां जो है वो लागू करवाने में सफल रह रही है। विकसित देश जो है अपने मनमाने फैसले इनसे करवा लेते हैं। अगला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमारे देश में बढ़ने लगा है। देश के अंदर जो है बाहरी अनुभव के आधार पर जो भी लोग चाहते हैं कि भाई हम भारत के अंदर इंडस्ट्री स्थापित करें, व्यापार करें, उसका लाभ प्रॉफिट गेन करें, तो वो आजकल अपनी कंपनियां स्थापित कर रही है। जैसे उत्पादन अलग अलग चीज के उत्पादन में वो कर रहे हैं, पेट्रोल उत्पादन में कर रहे हैं, सड़क परिवहन इत्यादि के मामलों में कर रहे हैं, सिक्योरिटी के मामले में कर रहे हैं, अलग अलग मामलों में कर रहे हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आर्थिक उदारीकरण है वो क्या है, वो निवेशकों को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। यानी जो भी गरीब देशों में नए नए निवेश करते हैं, ऐसे देशों को वहां पर क्या है काफी लाभ मिलता है, क्योंकि वहां की जनता उनको धीरे धीरे पसंद करने लगती है, वहां के लोगों को रोजगार मिलने लगता है, वहां के श्रमिकों का प्रशिक्षण होता है और धीरे धीरे वो उस क्षेत्र पर पूरी तरीके से वो अपना क्या कर लेती है, प्रभाव कर लेती है या कब्जा कर लेती है। ये आप सभी को याद रखना है। तो गाइस यही थी आप सभी के लिए वीडियो। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को अब पेपर में आप सभी से पूछा जाएगा एलपीजी मॉडल क्या था, इसकी कुछ कमियां बताओ या कुछ भी बताओ, कोई भी क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाए तो आप सभी इस वीडियो को आसानी से आंसर कर पाएंगे। और मुझे लगता है इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।